Hello everyone, I'm Aditya, your educator. I welcome you to my channel Crack It with Aditya. आज हम लोग करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। पार्ट 1 आप इस चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, उसमें आपको एक मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2। और मैं आप लोग को बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। इसके साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी मैं वीडियो डालूँ, रोज़ मैं एक एक वीडियो डालता हूँ, वो आपको मिले। और क्लास छठी से लेकर के मैं 10वीं तक के सारे वीडियो डालूंगा, प्लस प्लस 11 और 12 के मैं आर्ट्स और साइंस के वीडियो डालूंगा धीरे धीरे। तो आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं ये आगे करता रहूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 नेशनलिज्म इन यूरोप का। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिकैप आपको दे देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था उसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था नेशनलिज्म यूरोप स्टार्टिंग किया था। उससे पहले हमें जानना चाहिए नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म मैंने आपको पार्ट 1 में जैसा कि बताया ही था कि फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन, नेशन के लिए जो लोगों का प्यार उमड़ता है, फीलिंग ऑफ लव जो होता है नेशन के लिए, पेट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति जो आती है, उसको हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शुरुआत के तौर में राजा रजवाड़ों का होता था। जैसे इंडिया में भी पहले राजा रजवाड़ा होते थे, फिर उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया आती है, गांधी जी आते हैं, कैसे लोगों को यूनाइट करते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। वैसे ही यूरोप में भी पहले अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के राजा वगैरह के बटे हुए थे, और उसके बाद फिर लोगों के अंदर नेशनलिज्म आती है, एक नेशन स्टेट स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, फिर लोग यूनाइट होते हैं। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज नेशन स्टेट? तो नेशन स्टेट इज वन इन विच सिटीजन शेयर्स दे, मतलब एक नेशन स्टेट ऐसी होती है जिसमें सिटीजन शेयर्स सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉमन अमॉन्ग पीपल लाइक हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स। एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोगों के बीच में कॉमन हो, हिस्ट्री, कल्चर, स्टेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनमें कॉमन हो। ठीक। और दुनिया में पहली बार फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म हमने देखा था कैसे, मतलब कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने हम क्लास 9वीं में पढ़ रखा होगा, उसमें दुनिया सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहीं का, वो जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो वहीं से आता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ जाना था कि भाई अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। जो लोअर क्लास लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं इक्वल राइट्स का। हमने पहले पार्ट में बहुत ही अच्छी डिटेलिंग से पढ़ा। फिर नेपोलियन बोनापार्टो आता है। फिर नेपोलियन बोनापार्टो के आने के बाद वो कुछ अच्छी चीज़ें लाता है, कुछ बुरी चीज़ें लाता है। उसके कारण क्या होती है चीज़ें, जो आसपास के जो कंट्री होते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रोएशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रोएशिया जर्मनी का ही पुराना नाम है, इन सब के बीच एक लड़ाई वगैरह चलने लगती है, जो कि बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल लड़ाई हो जाती है। क्योंकि क्या होती है चीज़ें कि ये चार कंट्री जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ भी डेमोक्रेसी और यहाँ के लोग रेबल करें, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए ये लड़ाई होती है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना होता है। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या होती है कि प्रेब कंट्री जो होती है, वो जो पुरानी फ्रेंच सोसाइटी जो नई इस्टेब्लिश हुई थी, उसको ख़त्म करके फिर से एक पुरानी सोसाइटी इस्टेब्लिश करती है। वही बॉर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश फिर से किया जाता है। ठीक। इसके अलावा ये सारी चीज़ें चलती है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जो है, ये हमारा रिकैप था। अब हम लोग आज के पहले टॉपिक जो पहला लेसन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जितने रेगुलर वीडियो और अपडेट्स हैं इस चैनल के मिलते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर रखा है। आप लोग चाहे तो हैंड नोट्स, जो ये पीडीएफ है, ये हैंड नोट्स आप लोग ले सकते हैं। हैंड नोट्स मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि हैंड नोट्स बेसिकली आपको एग्जाम में तो हाथ से ही लिखने हैं, मैं पीडीएफ पीपीटी भी बना के डाल सकता हूँ, लेकिन हैंड नोट्स में कोशिश करता हूँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में हैंड नोट्स डालूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए। और हैंड नोट से पढ़ने में आपको चीज़ें याद भी अच्छे से हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैंड नोट से अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को समझें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हमने जान लिया, अब जरा हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वहाँ के बारे में डिटेलिंग में कि था क्या थी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा अलावा हमारी जो पूरे यूरोप की सोसाइटी है, नॉट ओनली इन फ्रांस, पूरे यूरोप की जो सोसाइटी थी टिल 18th सेंचुरी तक, देखा आपने देख रखा होगा, टिल 18th सेंचुरी तक जो थी, वहाँ पे कोई नेशन थ्योरी नहीं थी। नेशन थ्योरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, कोई नेशन थ्योरी नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। कुछ जैसे मान लो कि कुछ फ्रेंच लोग हैं, कुछ फ्रेंच लोग फ्रांस में ज़्यादातर फ्रांस में रह रहे हैं, कुछ लोग हमारे इटली में रह रहे हैं, कुछ लोग हमारे इंग्लैंड में रह रहे हैं, कुछ लोग हमारे प्रोएशिया बेसिकली जर्मनी का ही ओल्ड नेम है, वहाँ रह रहे हैं। तो एक लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ कल्चर, ये सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर लैक करती थी। ठीक है।
तो उस टाइम हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी है। स्ट्रक्चर ऑफ जो यूरोपियन सोसाइटी है वो किन किन पार्ट में बटा हुआ था, तो पहले समझना। ये बात कर रहा हूं मैं टिल 18 सेंचुरी की बात कर रहा हूं। 18 सेंचुरी तक जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी था ये दो पार्ट में बटा हुआ था। पहला था क्या था, एरिस्टोक्रेसी, दूसरा क्या था, पीजेंट्री। ध्यान रखना टिल 18 सेंचुरी तक दो पार्ट में बटा हुआ था, पहला एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री। अब सवाल उठता है सर एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, तो एरिस्टोक्रेसी बेसिकली समझो, दोनों में डिफरेंस भी बताते हैं। एरिस्टोक्रेसी में क्या थे कि हाई क्लास लैंडलॉर्ड से, आप सबने क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रखा है, आपको पता है, जैसे नोबल क्लर्जी ये लोग थे जो हाई क्लास थे लैंडलॉर्ड से, वो आते थे एरिस्टोक्रेसी में। ठीक है, ये बेसिकली बहुत कम लोग थे। आज के डेट में देखो जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिकली लैंडलॉर्ड थे, इनके पास लैंड थे, उनकी पॉपुलेशन कम थी। ऑब्वियस सी बात है जो अमीर लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। ठीक, और इनके पास सारे राइट्स थे। अब आते हैं पीजेंट्री के बारे में। पीजेंट्री क्या थे कि ये लोअर थे, लोअर क्लास के थे, मतलब गरीब थे। इसके अलावा ये लैंडलेस पीपल थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी। इसके अलावा इनके पास बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी और राइट्स इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। समझ रहे हो चीज़ों को कितना डिफ्रेंशिएट है, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा, सारा काम ये कर रहे हैं, ये बस बैठे बैठे टैक्स खाते हैं हमारे एरिस्टोक्रेसी वाले। वही जो आजकल की भी सोसाइटी आप देखोगे कि अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा हैं और गरीब लोग की संख्या बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हायर क्लास और रिच पीपल। कहा जाता है ये भी कि दुनिया की आधी रिसोर्सेज, अराउंड 50% रिसोर्सेज जो है, अराउंड 50% रिसोर्सेज जो है दुनिया की, वो सिर्फ दुनिया के टॉप 100 लोगों में बटी हुई है। तो समझो डिफरेंशिएट, आज भी है लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही था। ठीक, तो एग्जाम में सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री में डिफरेंशिएट करने का, तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे। एरिस्टोक्रेसी बेसिकली कौन होते थे, जो पुराने थॉट्स के होते थे, नोबल क्लर्जी। पीजेंट्री कौन होते थे, पीजेंट्स और वर्कर्स वगैरह। ठीक, अब यहाँ से आप लोग समझ गए एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, पीजेंट्री क्या होती है। ये 18 सेंचुरी तक की बात है। ठीक है, 18 सेंचुरी में सिर्फ ये दो सोसाइटी में जो थी वो चीज़ें बटी हुई थी। फिर अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये पीजेंट्री जो है, पीजेंट्री लोग जो हैं, इन लोगों के मन में आ गई कि हमें अब हमारे राइट्स चाहिए। कुछ तो हुआ होगा अचानक से, क्योंकि बिना कुछ हुए कुछ होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो हुआ ही होगा। तो क्या हुआ ये अब हम जानते हैं। तो देखो ध्यान से समझना तुम लोग, हुआ क्या था कि ये 18 सेंचुरी तक की बात थी। अब हम बात करते हैं 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी में क्या हुआ था कि, ध्यान से देखो 19 सेंचुरी में क्या हुआ था कि एक न्यू मिडिल क्लास लोग इमर्ज किए। न्यू मिडिल क्लास लोग जो 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी बेसिकली कौन सा होता है, देखो सेंचुरी याद करने का मैं तरीका आप लोग को बता देता हूँ। जैसे 19th है तो 100 साल पहले चले जाना, तो क्या कौन सा ईयर हो जाएगा, 1800। ठीक है, जैसे वहाँ 18 सेंचुरी की बात हो रही थी तो कौन सा ईयर हो जाएगा, इससे 100 साल पहले। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या हो जाएगा, 18 सेंचुरी का कौन सा ईयर हो जाएगा। जैसे 19 सेंचुरी एक साल पहले, 19 से 1 माइनस कर दो तो 18 हुआ, उसके आगे 2 जीरो लगा दो, वो सेंचुरी हो जाएगी। ठीक है, सेंचुरी मींस 100। और 18 सेंचुरी का मैं बात कर रहा हूँ तो कौन सा ईयर हो जाएगा उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि 18 सेंचुरी कौन सा ईयर होगा। ठीक है, तो देख लो 19 सेंचुरी जो चल रहा था, इसमें क्या हुआ कि कुछ जो पीजेंट्री के लोग थे वो एजुकेट हो गए, एजुकेशन उन्होंने ले लिया, एजुकेशन। ठीक, और वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ टीचर्स बन गए। ठीक है, तो अब क्या हो रही थी चीज़ें, जो पीजेंट्री थे, लोअर क्लास लोग थे, वो उन लोगों में से कुछ लोग पढ़ लिख लिए। तो पढ़ लिख लिए तो वो भाई एरिस्टोक्रेट्स लोग जो थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे पहले वाले टाइप के, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, नोबल क्लर्जी, उनकी तो हुकूमत अब वो नहीं सहेंगे क्योंकि अब वो पढ़ रखे थे। तो अब उन्होंने लिबरल नेशनलिज्म का जो पहला कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आया, लिबरल नेशनलिज्म का, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, थोड़ा सा मतलब पढ़ लिख लिए थे। तो पढ़ लिख लिए तो उनको पता चल गया था कि हमारा साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इन्होंने फिर डिमांड करना क्या शुरू किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट। गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट यानी कि कंसेंट मतलब खुद से, इच्छा से, यानी खुद की इच्छा से हमारी गवर्नमेंट हो, अब हमारी गवर्नमेंट जो है उसको हम चुने। उसके अलावा वो डिमांड करने लगे किसका, ट्रेड फ्री का। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो ट्रेड फ्री का कॉन्सेप्ट, कि आने वाले टाइम में जो भी ट्रेड वगैरह होगा वो कौन करेगा, वो ट्रेड फ्री वो करेंगे। ठीक है, ट्रेड फ्री हो, इस टाइप की चीज़ें। तो बेसिकली ट्रेड फ्री मतलब कि टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा, वो खुले तौर पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये लोग विद्रोह, ये लोग बेसिकली रेबल करने लगे किसके, एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट। ठीक, चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है, समझ में आ रही होंगी तो कमेंट में यस लिखना। ठीक है, चलो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और उस टाइम के बेसिकली जितने भी यूरोपियन सोसाइटी है उसके बारे में चीज़ें जो बटी हुई थी वो क्या थी। ठीक, ये थी। अब हम बात करते हैं जरा उस एक बार ओवरव्यू ऑफ चैप्टर की, कि चैप्टर में हमें करना क्या है भाई। तो ओवरव्यू ऑफ चैप्टर में हमें करना क्या है, तो चैप्टर में हमें
6 मेन पार्ट्स करने हैं, ठीक है। देयर आर 6 मेन पार्ट्स इन चैप्टर। पहला क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ये मैंने तुम लोग को अभी ब्रीफिंग से करा ही दिया बहुत अच्छे से, आगे मैं इसको और डिटेल में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू तुम लोग को दे रखा हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दे ही रखा हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, एरिस्टोक्रेट्स हो गए तुम्हारे, पीजेंट्री हो गए तुम्हारे, फिर मिडिल क्लास इमर्ज करते हैं, वो ले आते हैं और वहाँ पे करता है, फिर उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है, फिर उसका नेपोलियन बोनापार्ट। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को बताया था, और पहली वाले वीडियो में मैंने इसको डिटेल्स में किया था। लोगों के अंदर आइडिया ऑफ नेशन भी कैसे आ गई, ठीक है, ये चीज़ हमने कर ही लिया है लगभग ऑलमोस्ट। दूसरा जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, डेट इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में कैसे हुआ, लोगों के अंदर कैसे नेशनलिज्म हुई, ये भी मैंने तुम लोग को ओवरव्यू बता दिया कि मिडिल क्लास लोग जो थे वो थोड़ा सा पढ़ लिख ले और चीज़ें आगे बढ़ती गई, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि 1815 में हमारी सोसाइटी जो थी दो पार्ट में बट गई थी, कंजर्वेटिज्म और कंजर्वेटिज्म और रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है, दो पार्ट में बटी हुई थी, कंजर्वेटिज्म और रिवॉल्यूशनरी। कंजर्वेटिज्म समझ लो, इसको मैं आगे डिटेल से भी बताऊंगा। कंजर्वेटिज्म वो लोग होते थे जो कि ऑर्थोडॉक्स पुरानी ख्यालात के होते थे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि आज भी कुछ लोग पुराने ख्यालात को होते हैं, लड़की को नहीं पढ़ने देना, फिर उसका कास्ट को माने, ऐसे पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं। तो वो लोग थे, आज भी उस चीज़ को ट्रेंड फॉलो किया था, उस टाइम भी वो लोग थे, तो वो नहीं चाहते थे। बेसिकली कंजर्वेटिज्म मतलब होता है नो चेंजर, जो चेंज नहीं चाहते थे, जो पुरानी चीज़ें आ रही है उसी को, परंपरा को फॉलो करना चाहते थे। वही रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन मतलब, रिवॉल्यूशन को कोई बंदा डिफाइन करना चाहे, या बंदा या बंदी जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना। वैसे मैं बता देता हूँ, रिवॉल्यूशन इज, बहुत लोग समझते हैं रिवॉल्यूशन इज चेंज, जस्ट अ चेंज, बट रिवॉल्यूशन इज नॉट जस्ट अ चेंज, इज द ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक मीन्स अचानक से एक पूरी व्यवस्था, पूरा एक सिस्टम ही बदल जाए, उसको हम लोग कहेंगे रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 टू 1848। इस एज को एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो टेन्योर है हमारा 1830 से लेकर के 1848 के बीच में, इसी टेन्योर में मोस्टली जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो इसी टेन्योर में हुई है। रिवॉल्यूशन मतलब ड्रास्टिक चेंज हुई है। एक जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी चली आ रही है, उस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को ख़त्म करके एक नई सोसाइटी जो डेवलप हुई है वो मोस्टली हुई है इसी दौर में, 1830 से लेकर के 1848 के टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट, चौथा जो हमारा इस चैप्टर का पेन कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी का मेकिंग 1871 में, पहले जर्मनी भी छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बेसिकली जर्मनी यूनाइट होकर एक ग्रेट जर्मनी बना, ठीक है। उसके बाद हम इटली के भी वो पढ़ेंगे, 1861 में हुआ। फिर हम यूके भी पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग को एक मैं कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोग सबने सुना होगा यूके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम कितने सारे कंट्री में मिलकर बना है? यूनाइटेड किंगडम बना है आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चार कंट्री को मिलकर बना है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये चार कंट्री को मिलकर के यूनाइटेड किंगडम हमारा बनता है। यूनाइटेड किंगडम, लोग कंफ्यूज आते हैं, यूनाइटेड किंगडम मींस इंग्लैंड, नॉट सिर्फ इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड वो इंग्लैंड है बेसिकली। ये चार कंट्री जब मिल जाते हैं तो बन जाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब एक और चीज समझो ध्यान से, जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीन कंट्री मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में जब आयरलैंड ऐड हो जाती है तो हमारी बन जाती है क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम, राइट। ये बहुत नई चीज़ है। नई चीज़ मतलब नहीं है, मतलब कि आप लोग के सिलेबस में नहीं, मैं थोड़ा आउट ऑफ हल्का वो के बता दिया ताकि बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। यूके यूके सब लोग बोलते रहते हो, यूके का मतलब पता होना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग फिर पांचवें पार्ट में पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को लोग कैसे हम लोग देखें, नेशन को कैसे हम विजुअलाइज करें, वो हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेशनलिज्म इन इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है, आप लोग देखोगे कि ये सारी कंट्री एक रेस में चली गई थी इंपीरियल कॉलोनी बनाने के लिए। इसी रेस में जितने भी यूरोपियंस हैं, चाहे वो आपके डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, स्पेनिश हो, सारे पोर्टुगीज हो, सब लोग कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनी बनाने लगे थे। जैसे हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाया था, कॉलोनीज वगैरह बेसिकली गुलाम देश सबको बनाने लगे थे, तो यहाँ पे एक रेस हो गई थी। तो इस तरह से चीज़ें हमारी आगे बढ़ती है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब हम लोग, जो हमने पहला पार्ट तो हमने कर ही लिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली क्या थी थी। अब हम लोग करते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, तो देख लो, मेकिंग नेशनलिज्म इन यूरोप सेकेंड पार्ट जो हमारा है। देखा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी यूरोप की जो सोसाइटी है दो पार्ट में बटी हुई थी। पहला था कंजर्वेटिज्म, दूसरा था रिवॉल्यूशनरी। एरिस्टोक्रेट्स का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ी देर पहले ही बताया था। एरिस्टोक्रेट्स आर दोज पीपल हु आर
आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज करके लिखना क्या होते हैं एरिस्टोक्रेट्स। मैं बताता हूँ, एरिस्टोक्रेट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि नो चेंजर, जो कि चेंज नहीं चाहते हैं, पुराने ख्यालात वाले जो कि चेंज नहीं चाहते हैं, दे आर कॉल्ड एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, कंजर्वेटिज्म, उनको कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, जो पुराने ख्यालात वाले होते हैं। दूसरे थे हमारे रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी क्या थे? प्रो चेंज थे। दिख रहा होगा आपको, वो क्या थे? प्रो चेंज थे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, कंजर्वेटिज्म क्या थे? एरिस्टोक्रेट्स। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। रिवोल्यूशनरी कौन थे? प्रो चेंजर्स थे। तो ध्यान से समझो, कंजर्वेटिज्म में कौन कौन, कंजर्वेटिज्म क्या थे? अमीर लोग थे, नोबल क्लर्जी। तो ये लोग किसके, किंग वगैरह जो थी, किंग वगैरह के काफ़ी क्लोज थे, किंग वगैरह की बात मानते थे। इन्होंने क्या किया कि इनके जो रिवोल्यूशनरी एक्ट है प्रो चेंजर्स के ऊपर बैन लगा लिया। बेसिकली वो लोग जो अपना एक पार्टी वगैरह या संगठन वगैरह बनाते थे, ठीक है, सोसाइटी वगैरह, उस पर बैन लगा दिया। तो इन लोगों ने भी क्या किया, रिवोल्यूशनरी लोगों ने अपनी एक सेक्रेट सोसाइटीज वगैरह बना ली। जिस सेक्रेट सोसाइटीज में वो क्या करते थे कि अपनी बातों को लेकर के जाते थे और आपस में मतलब कि एक बहुत ही मतलब समझ लो बिना किसी को बताए चोरी छिपे टाइप से अपनी सोसाइटी, सेक्रेट सोसाइटीज बनाई। ठीक है, और क्यों क्यों बनाई? क्योंकि कंजर्वेटिज्म जो थे वो उनके अगेंस्ट थे, और कंजर्वेटिज्म किसके क्लोज थे? किंग से। तो किंग से इनकी जितनी भी पार्टियां थी सबको उन्होंने इलीगल कर दिया। ठीक है, ये चीज आप क्या ही समझ में। हाँ, एक और चीज, रिवॉल्यूशनरी, मैंने आपको तीन टाइप के लोग बताए थे, एक एरिस्टोक्रेट्स, एक बताया था आपको पीजेंट्स, और दूसरा मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास लोगों ने ये सारी चीजें करनी शुरू की, रिवॉल्यूशनरी। अब जो हमारे दूसरे वाले थे पीजेंट्री, पीजेंट्री किसके साथ होंगे? ऑब्वियस सी बात है, रिवॉल्यूशनरी के साथ होंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और रिवॉल्यूशनरी लोग उनको जाके चीजें समझा रहे थे। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की, दैट इज एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग कहते हैं 1830 से लेकर के 1848 के पीरियड को हम लोग कहते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्यों हम इस 18 साल के पीरियड को हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं? क्यों, आखिर क्या कारण है? क्योंकि हम देखें कि मोस्टली जो रिवॉल्यूशन थे, ज़्यादातर रिवॉल्यूशन और यूरोप के अंदर एक जो बिलीव आई, यस वी कैन, ये जो एसेंस आया यूरोप के अंदर, ये इसी पीरियड में आया कि हम लोग एक सोसाइटी बदल सकते हैं। जो पुरानी सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो आ रही है, उस सोसाइटी को हम लोग आगे बदल सकते हैं, चीज़ों को हम लोग आगे बदल सकते हैं। जो पुरानी परंपरा है उसको हम लोग ख़त्म करके एक नई परंपरा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई, उसको हम लोग जानते हैं। पहले क्या हुई समझो, इसी टाइम पे क्या हुआ था, चारों तरफ हंगर फैला था, भूखमरी, फेमाइन। ठीक है, फेमाइन मतलब वही हो गया अकाल वगैरह, ये सारी चीज़ें हुई थी, फसल वगैरह तबाह हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी। अब देखो हुआ क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी ये सब फैला था हर जगह, मतलब कोई भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हुआ था। तो अब क्या था कि ये सारे लोगों का गुस्सा किस पे आएगा? फर्स्ट क्लास जो एरिस्टोक्रेट्स है उन्हीं पे इनका गुस्सा आएगा। क्यों आएगा उन पे गुस्सा? क्योंकि इन लोगों को लगेगा कि उन्हीं लोगों की वजह से इनकी ये सारी चीज़ें हुई है। बेसिकली उनको खाना नहीं मिल रहा है, गरीबी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि उनका जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज तो हमारे लिमिटेड होंगे, लेकिन रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल कर रहे थे ज़्यादातर कौन कर रहे थे? अपर क्लास, जो एरिस्टोक्रेट्स है वो लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए उनके मन में, जो हमारे पीजेंट्री और रिवोल्यूशनरी थे, उनके मन में गुस्सा आ रहा था। ठीक, और इसका रिजल्ट ये निकला कि 1830 में बॉर्बन किंग जो था उसको ओवरथ्रो बाय द पीपल। बॉर्बन किंग बेसिकली, बॉर्बन एम्पायर जो था, बॉर्बन डायनेस्टी जो कहाँ थी? फ्रांस में थी। इसको लोगों ने क्या कर दिया कि ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया, और वहाँ पे एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि ये भी तरह तरह की चीज़ें हुई। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इस पीरियड में और क्या होती है। अब देखो सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं हुई होगी, अगर एक ही चीज़ होती तो उसको एज ऑफ रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं? एक ही चीज़ होती तो क्यों कहते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या हुई? तो बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम नीदरलैंड्स। पहले बेल्जियम जो था, नीदरलैंड्स उसके ऊपर बेसिकली अपना वो करके जो क्या होता है, एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा था। तो बेल्जियम ने सेपरेट किया। वहाँ पे रिवोल्यूशनरी लोग काफ़ी पढ़े लिखे, और लोगों को लगा कि हम लोग को यूनाइट होने की ज़रूरत है, और बेल्जियम सारे यूनाइट हो गए, और नीदरलैंड से उन्होंने सेपरेटेड, अलग होकर के अपना एक अपना इस्टेब्लिश किया किंगडम। किंगडम या फिर जो अपने यहाँ डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हैं, लोग के अंदर बेसिकली एक नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो बेल्जियम के अंदर आ गया। उसके अलावा ग्रीक वार भी होता है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक जो था, ग्रीक पहले छोटे 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 देश वगैरह में डिवाइडेड था। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, ग्रीक वार जो इंडिपेंडेंस हुआ था 1821 से स्टार्ट हुआ था, और 1822, ये 22 है, ठीक है, इसको 32 मिसप्रिंट हो गया, ये 22 है, 1821 से 22 के बीच में चला था। और फाइनली ग्रीक गॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये साइन हुआ। ये बेसिकली साइन हुआ कि ग्रीक अलग हो गया, और ग्रीक एक अपना एक अलग एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, अपने किंगडम का बना लिया। तो इस तरह की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? एज ऑफ रिवॉल्यूशन।
ठीक है। आई होप आप लोग सबको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन इस एज को क्यों कहते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है ज़्यादातर टाइम कि इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुई है। मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आप और ये ओवरव्यू ही आप अगर कर लोगे तो आपका 70% चीज़ें यही क्लियर हो जाएगी। बाकी 30% हम लोग आगे अगले पार्ट्स में या फिर मतलब आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में हम इसको डिटेली में लेके जाएंगे। और मैं इस सब वीडियो बनाने के बाद आखिरी में एक आपका एक रिवीजन सेशन जब करूंगा तो मैं उसको सारे मतलब कि लेक्चर्स जितने हमारे उसको 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा पूरे वीडियो को कर दूं। अभी फिलहाल में पहले डिटेल में कर लेते हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। ये कॉन्सेप्ट जो है ये रोमांटिसिज्म, ये कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत आगे काम देगा, बहुत जगह मैं इस्तेमाल करूंगा और चैप्टर में आपको मिलेगा। रोमांटिसिज्म क्या होता है? तो रोमांटिसिज्म मतलब वो मत समझना वो रोमांटिक रोमांटिक वाला, ठीक है, ये कुछ और होता है। रोमांटिसिज्म होता है फिलोसफर, कुछ जो फिलोसफर होते थे यूरोप के, वो नए आइडिया देते थे, ठीक है, नए मतलब कि न्यू आइडियाज़ देते थे, नए सिंबल सॉन्ग पोएम्स ये लोग लिखते थे यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप के लिए, नेशनलिज्म यूरोप के लिए। जैसा कि आप देखोगे इंडिया में भी क्या होती है चीज़ें कि ऐसे ही कुछ सिमिलर होती है चीज़ें। जैसे कि भारत माता, आप लोग नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ोगे या पढ़ लिए होगे तो आप लोग को पता होगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया में भारत माता, लोग भारत माता की इमेज बना रहे थे, भारत का झंडा बना रहे थे, तरह तरह के गाने गीत फॉक सिंग वगैरह कर रहे थे, पोएम्स वगैरह कंपोज हो रही थी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ये सब कंपोज कर रहे थे। तो वैसे ही रोमांटिसिज्म बेसिकली फिलोसफर का वो ग्रुप जो कि एक नए आइडिया देता था, यूनाइट करता था लोगों को बाय द सिम्बल सॉन्ग पोएम, उसको हम लोग कहते हैं रोमांटिसिज्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे कि मेकिंग ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी जो 1871 में हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे जर्मनी बेसिकली छोटे छोटे पार्ट में था। और एक सबका मैंने लिस्ट आगे बना रखा है कि बहुत सारे नाम है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो कैसे यूनाइट हुए, कैसे आगे बढ़े। और इटली 1861 में, उसके साथ साथ यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये चारों कैसे यूनाइट हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर पांचवें में हम लोग जानेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को कैसे हम लोग विजुअलाइज करें। नेशन जो हमारा नेशन मतलब कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ रोमांटिज्म, बेसिकली विजुअलाइजिंग द नेशन क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि नई आइडिया आ गई। अब आइडिया तो आ गई, ठीक है, आइडिया तो आ गया, अब इसके आगे क्या? हम लोग यूनाइट तो हो गए, नेशनलिज्म तो आ गए, लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे की जो आइडिया है उसको हम लोग कहते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। उसमें हम लोग विजुअलाइज करेंगे नेशन को, ठीक है। जैसे हम देखेंगे अलग अलग, जैसे जर्मीनिया, जर्मीनिया माता, जैसे हमारे भारत माता है ना, वहाँ पे जर्मीनिया, जर्मनी में जर्मीनिया माता नहीं होती है, मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग थोड़ा समझ लो भारत माता के कॉन्सेप्ट को। भारत माता जैसे इंडिया में होता है वैसे वहाँ जर्मीनिया, ठीक है, एक औरत की वो होती है, तो बस जर्मीनिया माता बोल लो उनको समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो आगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म ये दोनों कहाँ से आया, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या होता है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है नेशनलिज्म तो आ गया लोगों के अंदर, अब लोग क्या कहने लगे कि एरिया जो था, अपना एरिया बढ़ाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे। बेल्जियम बोलते थे कि भाई कुछ एरिया मतलब हमारा यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, फ्रेंच बोलते थे ये हमारे लोग हैं, इंग्लैंड बोलते थे हमारे लोग हैं, पोर्टुगीज बोलते थे हमारे लोग हैं, इटली वाले बोलते थे यहाँ हमारे लोग रहते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और क्या हो रही थी कि एक आपस में एक रेस चक चला गया था। इसका जो सबसे बड़ा ये हुआ था बेल्कन, बेल्कन एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स मतलब कि बहुत सारे लोग जो थे, वो बहुत सारी कंट्री जो थी, डाइवर्स नेशन जो थे, वो क्लेम करते थे कि हमारा एरिया, फ्रेंच बोलते थे यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है इसलिए इसको हम लेंगे। जबकि बेल्कम में हर टाइप के लोग रहते थे। रशियन बोलते थे यहाँ रशियन स्पीकिंग पीपल इसलिए हम लेंगे, प्रोएशियन यानी कि जर्मनी वाले बोलते थे यहाँ जर्मन पीपल इसलिए हम लेंगे, इंग्लैंड ब्रिटिशर्स बोलते थे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इसलिए हम लेंगे, डच बोलते थे यहाँ डच स्पीकिंग पीपल इसलिए हम लेंगे। इसलिए क्या हुआ, बेल्कन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई चलने लगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ, टर्की बोलते थे हमारा एरिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्ल्ड वार 1, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 कब से कब तक हुआ आप लोगों को पता है? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। मैं एक हिंट देता हूँ, 1914 से लेकर के कब तक हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कौन कौन से नेशन के बीच हुआ ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आप लोग को पता हो तो। और नहीं पता हो तो मैं अगली क्लास में पक्का इसको बता दूंगा। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इंतजार करूंगा। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और समझेंगे उन चीज़ों को क्या है। और देखो मैं एक बार आप लोगों को अपना ये पीडीएफ दिखा देता हूँ, आखिर है क्या पीडीएफ में, इसमें करना क्या क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बता रखे हैं कि एप्स
आपको एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, यूटोपियन क्या होता है, सफरेज क्या होता है, फेमिनिस्ट क्या होता है, एलिगोलेसी क्या होती है, ठीक है। ये 5 टर्म है। फिर इवेंट ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में कैसे इवेंट्स वगैरह हुए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये तरह तरह की चीज़ें मैंने इसको बहुत अच्छे से बनाया, बहुत ही एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट किया है। ये आपकी एक दूसरी लेक्चर हो गई, तीसरी चौथी, मतलब मान के चलो कि सीधा समझ लो कि आपकी ये दूसरी है ना, तीसरी चौथी, 2 और लेक्चर लगेंगे, उसमें आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसका मैं ओवरव्यू एक दूंगा, ये बेसिकली डिटेल में चैप्टर है। उसके बाद मैं एक आखिरी में एक घंटे का एक शार्प रिवीजन लेक्चर बना दूंगा, जिसको आप लोग सुन करके अपनी चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और आखिरी में मैं आपको बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा और आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें उस सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और जितने हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ये चैनल मेरा या आपका नहीं है, ये चैनल हमारा है। इट्स नॉट योर और माइन, इट्स आवर चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रैक इट विथ आदित्य, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ एक एक वीडियो बनाता हूँ, मेहनत से बनाता हूँ। और क्योंकि पता है इतना लिखना फिर बनाना, और एक और चीज़ मैं बोलता हूँ तो आप लोग नोट्स उस टाइम ना बनाएं, ठीक है। क्योंकि आप जब आप सुनते हो, अगर आप लिखते हो, समझ लो अगर आप नोट्स बनाते हो, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख रहे हो, तो अगर आप लिखते हो जब, तो आप सुनना बंद कर देते हो, समझना बंद कर देते हो, सुनना नहीं समझना बंद कर देते हो। सुनते तो वही बोलोगे सर हम तो सुन लेते हैं, बट समझना बंद कर देते हो। इसलिए जब मैं बोलूँ, जब मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उस टाइम नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आपसे मेरे लेक्चर को सुनिए, नोट्स को एक बार देखिए, और एनसीईआरटी पढ़ी हुई, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे सेफ, हैव अ nice day.